हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा हम उसको बोलते हैं एएमपी पाथवे। एंड ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? ग्लाइकिस का मतलब होता है स्वीट एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लाइटिंग। ओके, तो ग्लूकोज का टूटना या ग्लूकोज को तोड़ना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बात आती है ग्लूकोज की। ओके, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पे जो पहला स्टेप चलता है वो होता है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। ओके, और हेक्सोकाइनेज ही क्यों होता है? यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि हेक्सोकाइनेज की केएम होती है कम, और केएम कम होने की वजह से इस एंजाइम की एफिनिटी हो जाती है हाई। सो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे एच के हेक्सोकाइनेज को ही हम यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है, इसमें ही हमने जो है एक एटीपी का यूज़ करके हेक्सोकाइनेज क्या करता है? काइनेज का मतलब होता है एटीपी को ऐड करना या रिमूव करना। ओके, तो यहाँ पे एक एटीपी का यूज़ करके हम एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो एटीपी कहाँ पे आके बाइंड हुआ? ग्लूकोज थी पहले, अब हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब जो 6 नंबर वाला कार्बन था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो 6 नंबर वाला कार्बन था उस पर आके फॉस्फेट बाइंड हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। या फिर आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, यहाँ पे कहीं पे भी फॉस्फेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका 6 नंबर वाला कार्बन है उस पर फॉस्फेट आके ऐड हो गया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब होता है ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बस डिफरेंस कहाँ पे आया? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। क्लियर? और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा? फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, क्योंकि ये आइसोमर है तो इसलिए फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ओके, तो और इनकी स्ट्रक्चर क्या है ये देखो, ये आपका दिया हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ये दिया हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये थी सेकंड स्टेप। सेकंड के बाद में जो थर्ड स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप का नाम होता है आपका फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन, जिसमें फिर से आपका क्या होगा? फिर से आपका एक एटीपी यूज होगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका काइनेज ही एंजाइम यूज होगा, बिल्कुल सही। और उस एंजाइम का नाम क्या होगा? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जो आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट है या ये है होता है, उसी के नाम पे आपका इसका जो है नाम होता है। ओके, एंजाइम का नाम होता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्लियर? तो यहाँ पे ये सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन है जिसमें आपका एक एटीपी वापस से यूज होता है और एडीपी में कन्वर्ट होता है। अब क्या होगा? एक 6 कार्बन पे, पहले ही 6 कार्बन पे आपका एक फॉस्फेट ऐड है। अब क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, ये जो यहाँ पे 6 पे तो पहले से ही था, अब यहाँ पे फर्स्ट पे भी आके बाइंड हो गया और ये आपकी रिएक्शन कहलाएगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। इसको स्टेबल करने के लिए हम इसको 3-3 कार्बन में कट कर लेंगे। ओके, 3-3 उसमें ब्रेक डाउन इसका हम कर लेंगे। अब इसके बाद में जो है यहाँ पे हमारा क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट टू 2-3 कार्बन शुगर। ओके, 2-3 कार्बन शुगर में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और ये स्टेप होगा आपका 4 स्टेप। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा एल्डोलेज होगा और इस रिएक्शन का नाम होता है क्लीवेज। क्या है इस रिएक्शन का नाम? क्लीवेज। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है, वो है, और इसको हम जब 3 कार्बन में डिवाइड करेंगे तो वो उसको हम प्रोसेस को क्लीवेज ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो है एंजाइम क्या यूज हो रहा है? एल्डोलेज यूज हो रहा है। और अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन जैसे डीबीटी वगैरह में देखने को हमें मिलते हैं।
और यहाँ पे जो है फ्रक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट इज क्लेवेज टू प्रोड्यूस 2,3 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसे हम G3P के नाम से जानते हैं, एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम DHAP के नाम से जानते हैं। रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एल्डोलेज, और इसमें एल्डोलेज का यूज़ किया हमने। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये मिल गए आपको दो प्रोडक्ट G3P, जिसको हम कहेंगे G3P, एंड दूसरे का नाम हमने क्या दिया, DHAP, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर। ये भी आपका 3 कार्बन में हमने इसको डिवाइड कर लिया, 6 कार्बन का कंपाउंड था। क्लियर। तो यहाँ पे एक पे 6 फर्स्ट पे था इसमें, और एक फर्स्ट पे था एक फॉस्फेट, और एक आपका 6 पे था, बीच में से इसको कट कर लिया, 3 इधर मिल जाएंगे और 3 इधर आपको। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो अब तक की इस रिएक्शन को हमने नाम क्या दिया होता है, इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज, जिसमें हमारे 2 ATP यूज हो गए, 2 ATP हमने खर्च कर लिए हैं पहले। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन टू ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ये जो है ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करके G3P में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होते हैं, पहली स्टेप पे हेक्सोकाइनेज, फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, एल्डोलेज, और 5th पे जो हमारा यूज़ होगा वो होगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब ट्रायोज फोस्फो आइसोमरेज क्या है, ये जो हमारा 5th स्टेप है। ठीक है, ये जो हमारा 5th स्टेप है, इस पे हमारा आइसोमरेज फिर से यूज हुआ। क्लियर। ये जो दोनों ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्लियर। इसके बाद में हम ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को लेंगे, G3P को लेकर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ये हमें दो ग्लिसरेल्डिहाइड इस तरह से मिले। अब ये 2 प्रोसेस आगे चल के हमें एक पाइरुवेट इधर और एक पाइरुवेट इधर, ये पहले क्या थे, ये दोनों पहले से हमारा ग्लूकोज से मिली है हमको। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यू चलती हैं। अब क्या होगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है, ये 2-2 मॉलिक्यूल्स हमारे सबके जो है 2-2 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम यूज़ होगा 6 स्टेप, ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप है, स्टेप नंबर 6 है, और यहाँ पे हमारा जो है एंजाइम यूज़ होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। आपने देखा कि जो हमारा सबस्ट्रेट था उसी के नाम पे हमारा एंजाइम का नाम होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसका हो रहा है डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे एक तो हमारा फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हम एक जो है NAD का यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि 2 स्टेप में पूरी हो रही है सारी प्रोसेस, एक 3GP इधर था, एक G3P इधर था। ठीक है, तो ये अब अलग अलग है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर यूज हो रहा होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर हो रहा होगा। हम ये इस तरह से ना दिखा के साथ में एक साथ ही लिख देंगे 2PI। क्लियर। इसीलिए 2NADH, ये इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो ये 2 स्टेप अलग अलग चल रहे हैं उनको एक साथ ही दिखाया हुआ है, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस एक साथ ही होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो है यहाँ पे 2NAD से हमें 2NADH मिलेगा, प्लस में H आयन मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहले ही एक फॉस्फेट था, अब हमारा एक फॉस्फेट इस कार्बन पे एंड एक फॉस्फेट हमारा इस पे, मतलब 20 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। तो ये पहला हमारा फर्स्ट पे, और पहला फॉस्फेट हमारा पहले कार्बन पे और दूसरा हमारा तीसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी 6 थी। उसके बाद में 7 और 6 को प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा दूसरा, इसके बाद में 7। ठीक है, 7
स्टेप, 7 स्टेप पे हमारा क्या होता है, 7 स्टेप पे फिर से हमारा जो है एक 2 एटीपी का यूज़ करके फर्स्ट टाइम हमारा एटीपी हमको मिलता है। फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे हमारा फर्स्ट एटीपी हमें मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं हम फोस्फोग्लिसरेट काइनेस, फोस्फोग्लिसरेट काइनेस। आपको पहले ही बताया था कि एटीपी का ऐड होना या रिमूव होना दोनों ही प्रोसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, काइनेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा काइनेज यूज है, ग्लिसरेट काइनेज। ओके, और पहला एटीपी हमको यहाँ पे मिल गया। उससे पहले हमारा NADPH मिला, 6 स्टेप पे हमारा NADPH मिल रहा है, 7 पे हमें एटीपी मिल रहा है, उसके बाद में 8 प्रोसेस या 8 स्टेप हमारा आता है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या था, 3 फोस्फोग्लिसरेट और उसके 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं, दो, सब की 2 ही हैं। ठीक है, 3 फोस्फोग्लिसरेट, और इसको स्ट्रक्चर क्या है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे एक एटीपी निकल गया। पहले क्या थे, एक पहले पे था और एक तीसरे पे फॉस्फेट था। अब यहाँ से हमें तीसरे वाले का हमने निकाल दिया है फॉस्फेट, तो अब हमारा सिर्फ पहले पे बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे 8 स्टेप हमारा हो गया। फिर हमारा जो 9 स्टेप होगा वहाँ पे हमारा 2 फोस्फोग्लिसरेट हमारा होता है। और 2 फोस्फोग्लिसरेट जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा क्या है कि जो तीसरे कार्बन पे हमारा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, अब वो तीसरे से हटके हमारा जो है कौन से पे आ जाएगा, सेकंड कार्बन पे, इसीलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फोस्फोग्लिसरेट। 2 फोस्फोग्लिसरेट अब कन्वर्ट हो जाता है आपका 9 स्टेप पे फोस्फोइनोल पाइरुवेट। अब यहाँ पे 8 पे तो आपका फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज हमारा यूज हो रहा था। ठीक है, 8 पे अब म्यूटेज का काम यही था, वो चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, वो जो है मूव कर देगा कार्बन 3 टू कार्बन 2 पे। ठीक है, जो फॉस्फेट है वो 3 से हटा के दूसरे पे कर दिया म्यूटेज ने। और उसके बाद में जो हमारा 9 है स्टेप, उसमें हम इनोलेज यूज़ कर रहे हैं। अब इनोलेज क्या कर रहा है, रिमूव करेगा। एक तो रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ हमारा वाटर भी निकल गया। चलो भाई, वाटर हमारा यहाँ 9 स्टेप पे हमारा वाटर निकल गया। ठीक है, इसके अलावा इनोलेज क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2 फोस्फोग्लिसरेट creates a high energy enol phosphate kinase. The enzyme catalyzing this step enol is inhibited by फ्लोराइड। यहाँ ये भी याद रखना है कि इनोलेज जो होता है वो इनहिबिटेड होता है बाय फ्लोराइड के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बस यही याद रखना है कि इनोलेज 9 स्टेप पे हमारा इनोलेज 9 स्टेप पे इनोलेज एंजाइम यूज होके एक जो है दो H2O को बाहर निकाल देगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं 2 फोस्फोग्लिसरेट के। अब वो कन्वर्ट हो जाता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। ये जो फोस्फोपाइरुवेट इनोल है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट काइनेज का यूज़ करके पाइरुवेट में। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट होता है पाइरुवेट, क्योंकि ग्लूकोज से हमें पाइरुवेट ही बनाना होता है। तो 1 ग्लूकोज से हमारा कितना पाइरुवेट बनेंगे, 1 ग्लूकोज से हमारे 2 पाइरुवेट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन है ये, जिसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्लियर, और इसमें हमारा जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम था पाइरुवेट काइनेज, और यहाँ पे हमारे 2 एडीपी का यूज होके हमारा 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टेप आपका 10 स्टेप है, और यह हमारा इस तरह से बन गया। क्योंकि आपने पहले देखा कि फोस्फोग्लिसरेट जब हमारा था 2 फोस्फोग्लिसरेट, तो उस पर दूसरे पे फॉस्फेट था। जैसे ही हमने एक एडीपी का यूज़ किया, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पे 2 से 3 बने। अब वो एक एटीपी कहाँ से आया, वो ये जो दूसरे कार्बन पे आपका फॉस्फेट ऐड हुआ था वो ये निकल जाएगा यहाँ से। अब वो निकलते ही हमारा क्या बनेगा, पाइरुवेट बन जाएगा। और इसका ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, CH3COCOO। ठीक है, OO कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
ओके, तो ये सारे के सारे स्टेप इसमें आपके ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने के लिए हमारे सारे स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 20 फोस्फेट, ग्लिसरॉल डाई 3 फोस्फेट और डाईहाइड्रो एसीटोन फोस्फेट, उसके बाद में ग्लिसरॉल डाई 3 फोस्फेट, 1,3 20 फोस्फोग्लिसरेट, उसके बाद में 3 फोस्फोग्लिसरेट एंड 2 फोस्फोग्लिसरेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट एंड लास्ट में हमारा पायरुवेट। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे आपका एटीपी खर्च हो रहे हैं, तो एटीपी आपका पहले स्टेप पे एंड थर्ड स्टेप पे आपका एटीपी खर्च होते हैं। उसके बाद में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो एटीपी बनता है, वो 7 स्टेप और 7 एंड 10 स्टेप पे बनता है। 2 एटीपी इधर 2 इधर, टोटल बने 4 एटीपी। क्लियर। उसके बाद में 2 NADPH भी बनते हैं। 2 NADPH बनते हैं 6 स्टेप पे आपका। 2 कहाँ पे बन रहे हैं? 6 स्टेप पे। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक H2O भी भाई निकलता है, वो निकलता है 9 स्टेप पे। क्लियर। इसके बाद में जो हमें याद रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पे ये तो हो गया कि एटीपी कहाँ पे कंज्यूम हो रहे थे, पहले और तीसरे स्टेप पे। NADH कहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, वो हो रहे थे 6 स्टेप पे। एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, तो वो 7 और 10 स्टेप पे हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिंगल डायरेक्शन वाले स्टेप जो है उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो सिंगल स्टेप वाले कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो दिखाई देता है कि पहले स्टेप पे, एक तीसरे स्टेप पे, और इसके अलावा होता है आपका 7 एंड 10 स्टेप पे। इन 7 और 10 में से आपका 10 स्टेप और उससे पहले 1, 3 एंड 10। कौन कौन से? 1, 3 एंड 10। देखो यहाँ पे जो है स्टेप 1, 3 एंड 10, इनको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होंगे वो कौन से होंगे? हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK एंड पायरुवेट काइनेज। ठीक है, पायरुवेट काइनेज, ये सब यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, तो ये जो है रिएक्शन को क्या कर रहे होंगे? रेगुलेट करेंगे, उसको कम ज़्यादा या इस तरह से, मतलब उसको रेगुलेट करते हैं ये। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब हो रहा था? एटीपी कब फॉर्मेशन हो रहा था? ये हो रहा था 7 एंड 10 स्टेप पे। क्लियर। ये कुछ स्टेप हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। बाकी इसके अलावा ये याद रखो कि जो बाई डायरेक्शनल स्टेप होते हैं उनको हम कभी भी रेगुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको, या फिर ये कैन नोट ही याद रखो कि उनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से बाई डायरेक्शनल, ये दिखाई दे रहा है आपको, बाई डायरेक्शनल स्टेप, ये इस तरह का, तो उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो सिंगल, ये इस तरह का 10 है स्टेप, ये सिंगल डायरेक्शन वाले, ये इस तरह के स्टेप जो होते हैं उनको रेगुलेट हम कर सकते हैं। क्लियर। बस ये इसमें याद रखने वाला पॉइंट होता है कि जो पहला स्टेप है उस पर हेक्सोकाइनेज काम करेगा। कब करेगा? जब ग्लूकोज से 6 फोस्फेट बन रहा होगा और एटीपी यूज होता है यहाँ पे, तो ये इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम तीसरे स्टेप को रेगुलेट करते हैं। उस पर क्या, कौन सा एंजाइम है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाले स्टेप को हम यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि एक फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 20 फोस्फेट बन रहा था। 10 स्टेप पे हमारा पायरुवेट काइनेज होता है एंजाइम, और उसमें जो बनता है वो पायरुवेट इनोल फोस्फेट से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और 2 एटीपी का हमें गेन होते हैं यहाँ पे। क्लियर। और पहले उन 2 में, पहले और तीसरे पे हमारे एक एटीपी खर्च होते हैं। क्लियर। तो ये याद रखने वाली बात है कि कहाँ पे किसको कौन कंट्रोल कर रहा है या किस तरह से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पे वो जो है इनहिबिट कर देता है। जो पहला यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये स्टेप आपका जो पहले स्टेप को हम रेगुलेट कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट होता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट होता है, ये यहाँ पे आके ये इसको इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट का साइन ये होता है। ठीक है, ये इसको इनहिबिट कर देगा। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप है, ये वाला स्टेप, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एनहांस करेगा, जो इसको रिएक्शन को बढ़ाएगा, वो होता है फ्रक्टोज 2,6 20 फोस्फेट। कौन सा है? फ्रक्टोज 2,6 20 फोस्फेट और AMP
AMP ये जो है इस रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कौन सी को? थर्ड रिएक्शन को। ये इनको एनहांस करते हैं। इसके अलावा अगर ब्लॉक करने की बात करें या इनहिबिट करने की बात करें तो यहाँ पे सिट्रेट जो आगे जाके क्रेब्स साइकिल में बनता है, और ATP ये इस तीसरी स्टेप को इनहिबिट कर देते हैं। इसका मतलब रोक देते हैं ये। ठीक है, जब हमें एक प्रोसेस को रोकना हो तो तब हम सिट्रेट और ATP का यूज़ करते हैं, और अगर हमें इस प्रोसेस को, इस स्टेप को एनहांस करना हो, बढ़ाना हो, तो तब हम AMP और फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट का यूज़ करते हैं। क्लियर? फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। अब ये जो हमारा वो होता है 10 स्टेप, जो हमारा 10 स्टेप होता है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 10 स्टेप, ये इसको भी हम रेगुलेट कर रहे होंगे। तो देखो, अगर हमें इसको एनहांस करना है, इस स्टेप को बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है, ज़्यादा बनाना है, तो तब हम यूज़ करते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, और इसके अलावा AMP होता है, AMP। और अगर हमें इसको ब्लॉक करना हो, ठीक है, इस 10 स्टेप को क्या करना हो? ब्लॉक करना हो। इस तरह से ब्लॉक का साइन ये है। ब्लॉक करना हो तो तब हम यूज़ करते हैं AC एंड ATP। AC एंड ATP। अब ये AC क्या होता है भाई? AC जो होता है उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। इसको मैं इस तरह से बोलती हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम होता है, जिसको जो है हम AC के नाम से भी जान सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A, जो क्या बनता है? पायरुवेट से हमारा बनता है। ठीक है, पायरुवेट के बाद में जब क्रेब्स साइकिल होता है तो ये लिंकर स्टेप की तरह काम करता है एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जब हमें इनहिबिट करना होगा तो हमारा एक तो ATP होता है, और इसके अलावा यहाँ पे 10 स्टेप पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, और जो ये है थर्ड स्टेप उस पे हमारा सिट्रेट, और फर्स्ट पे हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट होता है। ठीक है, और अगर हमें एक्टिवेट करना हो तब हम क्या करेंगे? तब हम तीसरे स्टेप पे फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट और AMP का यूज़ करेंगे, और ये 10वें स्टेप पे अभी बताया कि फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एंड AMP का यूज़ करते हैं। तो ये इसका रेगुलेशन प्रोसेस होगी, और ये बाकी इसका सारा स्टेप है किस तरह से क्या क्या यूज़ करें, कौन कौन से एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि एंजाइम कौन कौन सी ज़रूरत है। हेक्सोकाइनेज पहले स्टेप पे, दूसरे पे फॉस्फोफ्रक्टोज आइसोमरेज, तीसरे पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और 4 पे आपका एल्डोलेज, एंड 5th पे आपका ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, एंड 6 पे आपका ग्लिसरॉल डाई 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, 7 पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, 8 पे आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, एंड 9 पे आपका इनोलेज, एंड 10 पे आपका पायरुवेट काइनेज। क्लियर? तो ये सारी की सारी स्टेप्स एंड ये सारा प्रोसेस आपको अगर समझ में आया हो तो आई होप और अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड वीडियो के लिए थैंक यू। और अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब नाउ।